तो बिहार विधानसभा एएसओ प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 के दोनों पोर्शन जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उसके पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का जनरल नॉलेज देखने वाले हैं, जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए, वो 50 कर दीजिए आप जीके का और साइंस का 25 क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन बढ़ाने को मैं बढ़ा दूं, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वह डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये बेटर है 25 मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रखे हैं और उसके साथ जो फैक्ट्स मैं बताता हूं उससे आपको कई सारे, अगर क्वेश्चन का स्वरूप भी बदलता है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 जनरल नॉलेज। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। तो सवाल यह पूछ रहा है कि धर्मत किस राज्य में अवस्थित है। अब चलिए, यहाँ मैं एक चीज आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि सबसे पहले यह धर्मत का युद्ध, तो एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। हो सकता है जब क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान हो तो उसमें यह पूछे कि धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1658 में। अगर इससे थोड़ा सा डीप जाते हैं तो यह सवाल इस तरीके से बन सकता है कि धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था यह किन लोगों के बीच में हुआ था। तो यहाँ हमें पता चल गया औरंगजेब और जो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उनके बीच यह युद्ध संपन्न हुआ था। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास यह धर्मत अवस्थित है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। यह मुगल सम्राट शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष का हिस्सा था, यह धर्मत का युद्ध। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह सवाल पूछ रहा है, यहाँ यूरोपियों के जो आगमन था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। यह पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से कथन सही है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया था। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, डच कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। या फिर चौथा, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुर्तगालियों ने अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में 10 दिसंबर 1510 को, मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, 10 दिसंबर 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया था। मतलब उन्होंने बीजापुर के सल्तनत से वो युद्ध लड़के उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था। फिर ऑप्शन बी के बारे में देख लेते हैं, यह कैसे गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी के बारे में देख लेते हैं, यह किस तरीके से गलत है। तो अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहाँ दे रखा है मसूलीपट्टनम में, जबकि उन्होंने सूरत में स्थापित किया था 1612 में। तीसरा ऑप्शन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो कि अब आंध्र प्रदेश में वो मौजूद है। फिर ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं वह कैसे गलत हुआ था। फ्रांसीसियों ने एडमिरल ला बोद्रोनिस के तहत मद्रास पर कब्जा किया था। मतलब कि फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया था, लेकिन वह ड्यूप्ले के नेतृत्व में नहीं, एडमिरल ला बोद्रोनिस के नेतृत्व में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। जो यूनियन लिस्ट है, यानी कि संघीय सूची, आपने पढ़ा होगा कितने प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को ही उस पर कानून बनाने का हक है, राज्य सरकार उस पर नहीं बना सकती है। तो सवाल यह बोल रहा है कि जो संघीय सूची में जो भी मौजूद किसी विषय पे है उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो विधायी शक्तियां होता है उसे बढ़ाने का, उसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति को? नहीं। क्या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को? यह भी नहीं होगा। संसद को? तो ये इसका राइट आंसर होगा।
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अनुसार भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नयाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले किनका स्थान होता है? तो देखिए यह क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट के असिस्टेंट में भी यह क्वेश्चन आ चुका था और बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। बीपीएससी के पीटी में यहाँ पूछा जा रहा है वरीयता क्रम। तो हमें ऑप्शन में देखना है, ऐसा नहीं कि हम जो एक्चुअल वरीयता क्रम होता है उसके अकॉर्डिंग, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऑप्शन में सबसे ऊपर वरीयता क्रम में कौन आते हैं, क्या उप प्रधानमंत्री या फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति या फिर अपने राज्य में राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा अपने राज्य में राज्यपाल। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल हम लोग जान लेते हैं। भारतीय प्रोटोकॉल, इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यानी कि सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर होते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद होते हैं राज्यों के राज्यपाल मतलब अपने अपने राज्य में, फिर सबसे लास्ट में होते हैं पूर्व राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन में देखते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। भूतपूर्व राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के बाद उनका क्रम आता है, लोकसभा अध्यक्ष भी इनके बाद आता है। तो इसीलिए यह ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो राज्य दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो देखिए ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए यूजुअली हमें पता क्या होता है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट और एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट। फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें पता होता है कि सबसे बड़ा एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी, एरिया और पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंग, और सबसे छोटा एरिया और पॉपुलेशन वाइज। लेकिन यह थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, यह इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट से हमें जानने को मिलता है। देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का एरिया हम लोग नहीं याद कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब हमारे दिमाग में आ जाता है कि माइट भी हो सकता है यह क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश, एक गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में से एरिया वाइज सबसे छोटा है तमिलनाडु। चलिए अब बाकी इनके बारे में देख लेते हैं इनका क्या एरिया है। तो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वह है 1,62,968 किलोमीटर स्क्वायर। फिर गुजरात का है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कर्नाटका का है 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सबसे कम जो है तमिलनाडु का वह है 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर। इसीलिए इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा एरिया वाइज तमिलनाडु है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज। तो सबसे छोटा स्टेट है गोवा और सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। तो गोवा का जो एरिया है मात्र 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है और राजस्थान का जो है वह है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि यहाँ 3 कथन दिया गया है, उसमें से हमें बताना है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। फिर ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता शाक्य कुल की रानी थी। ऑप्शन सी, 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ बनारस थे। तो इसका राइट आंसर होगा तीनों ऑप्शन, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की पुत्री थी। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। अब ऑप्शन बी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, गौतम बुद्ध की माता जो थी जिनका नाम था महामाया, वह राजा सुधोधन की पत्नी थी। तो इसीलिए वह शाक्य कुल की महारानी हुई। और ऑप्शन सी जो है 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ बनारस थे, यह सही है क्योंकि 24वें तीर्थंकर जो थे वो वर्धमान महावीर स्वामी थे। तो चलिए यहाँ हमने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आप लोग को इस सेशन में मजा आ रहा है तो आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, जो भी हो अच्छा या बुरा, उससे मुझे इम्प्रूवमेंट में करने में मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके यानी कि उस कंपनी के डिबेंचर धारक क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर यानी कि लेनदार होते हैं, डेटर देनदार, या फिर डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा
वह लेनदार होते हैं। देखिए डिबेंचर धारक कौन होते हैं? डिबेंचर और शेयर दो अलग अलग टर्म है। हम लोग डिबेंचर के बारे में जानते हैं। डिबेंचर क्या होता है? अगर आप किसी कंपनी में पैसा, आप कंपनी को पैसा देते हैं तो वो आपको दो चीज देता है, एक शेयर और दूसरा डिबेंचर। देखिए शेयर में क्या होता है, उस कंपनी के आप हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार नहीं बनते। आपने उस कंपनी को लोन दिया, उसके बदले में वह कंपनी आपको पैसा चुकाएगी। तो डिबेंचर धारक वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई संस्था भी हो सकती है, उसने कंपनी को ऋण दिया होता है और इसके बदले में कंपनी उसे डिबेंचर जारी करती है। तो डिबेंचर होल्डर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से। यह कंपनी के ऋणदाता होते हैं, मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन्हें उन्हें भुगतान करना है और उन्हें जो भुगतान होगा वह फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। जितना भी उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया है उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने 1,000 रुपया दिया है तो इस महीने अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वह ज़्यादा इंटरेस्ट देगी और कम होगा तो कम इंटरेस्ट देगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फिक्स्ड रहता है, वो जितना दिन तक कंपनी में पैसा रहेगा वह आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी। उसके बाद तीसरा जो है वह भुगतान में इनको प्राथमिकता मिलती है शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। अगर कंपनी जो है दिवालिया हो जाती है तो डिबेंचर धारक को सबसे पहले पैसा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है। उसके बाद कि इन्हें प्रबंधन में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती, मतलब इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है मैनेजमेंट में। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? वो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, आपने निवेश किया है, तब आप कंपनी के ओनर कहलाओगे। जितना भी परसेंटेज का हो आप कंपनी के हिस्सेदार कहलाओगे। लेकिन डिबेंचर के साथ ऐसा नहीं है। तो शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में अगर किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो वह वोट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कंपनी कोई एक आदमी की होती है नहीं, उसमें कई सारे लोग कंपनी को चलाते हैं। तो इसीलिए उसमें किसी भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए वोटिंग किया जाता है। तो शेयर होल्डर्स उसमें वोट कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर वोट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वह कंपनी के क्रेडिटर यानी लेनदार होते हैं, कंपनी उन्हें पैसा देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। यह भी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टैंप शुल्क यानी कि स्टैंप ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो यह दो ऑप्शन है, यह पूछ रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात हो रही है। क्या यह राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है या फिर इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यह दोनों गलत है। अब जानते हैं स्टैंप ड्यूटी के बारे में। स्टैंप ड्यूटी बेसिकली वित्तीय लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के अनुसार जो भी संबंधित राज्य होते हैं, जैसे कि जिस भी राज्य में, जैसे सपोज करिए कि बिहार में अगर किसी तरीके का वित्तीय लेन देन हो रहा है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी पे होगा। लगाया तो यह जाता है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इसे वसूल किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि यह राज्य सरकार का एक राजस्व का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो चलिए इसीलिए हमारा दोनों ऑप्शन जो है यह गलत हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस तरीके के भी सवाल एक आध सवाल हो सकते हैं, क्योंकि यह पड़ोसी देश के बारे में है तो हो सकता है इसके इस तरीके के सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा गया है। नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? क्या वहाँ निरंकुश राजतंत्र है, वैधानिक राजतंत्र है, या फिर बहुदलीय लोकतंत्र है, या फिर एक दलीय लोकतंत्र है? तो देखिए हमने अभी तक डेमोक्रेसी जो है सिर्फ इंडिया के संदर्भ में हमने सुना है कि डेमोक्रेसी, सिर्फ लोकतंत्र एक शब्द सुना है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांस जाके पढ़ोगे तो लोकतंत्र जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक मल्टी पार्टी यानी बहुदलीय लोकतंत्र और दूसरा जो होता है वन पार्टी। तो हम लोग नेपाल के संदर्भ में देखते हैं, वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वह बहुदलीय लोकतंत्र है। अब दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस की क्या होता है, इनकी परिभाषा जानते हैं। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो होती है यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ पे कई राजनीतिक दल चुनाव में कॉम्पीट करते हैं। लेकिन वही वन पार्टी, जैसा कि यह नाम से स्पष्ट है, इसमें केवल एक ही पार्टी शासन करता है और इसमें कोई भी विपक्ष नहीं होता। उसके बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में कई दल चुनाव में भाग लेते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं इलेक्शंस में, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, उसमें कई सारे पार्टी compete करते हैं। लेकिन वन पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है तो वहाँ compete करने की कोई बात ही नहीं है। केवल एक ही जो पार्टी है वह सत्ता में रहती है। उसके बाद चुनाव जो होता है इसमें
मल्टी पार्टी में स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष चुनाव होता है, जहां अलग अलग दल भाग लेते हैं। लेकिन इसमें चुनाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही दल उसमें भाग लेता है अगर चुनाव होता है तो। जनरली चुनाव होता ही है, लेकिन उसमें केवल एक ही दल। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब दूसरा दल उसमें शामिल है ही नहीं, उस देश में दूसरा दल कोई इलेक्ट कर ही नहीं सकता है, तो फिर इलेक्शन किस बेसिस पे। तो देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, चाहे लोकसभा या फिर विधानसभा में जो भी अलग अलग पार्टी होती है, 5 साल का टेन्योर होता है लोकसभा और विधानसभा में। 5 साल के बाद हम लोग दूसरे पार्टी को मौका दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन वन पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक ही पार्टी में अलग अलग नेता को, अगर यह 5 साल का टेन्योर है तो हो सकता है इसी पार्टी में नेक्स्ट साल हम इन्हें मौका दें, फिर अगले 5 साल में हम इन्हें मौका दें। तो यही चीज़ होता है। इसका अब उदाहरण मैं बताता हूँ मल्टी पार्टी का। इंडिया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और नेपाल। वन पार्टी डेमोक्रेसी का एग्जांपल हो, आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था कहाँ है, लेकिन चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी, फिर नॉर्थ कोरिया में है वर्कर्स पार्टी, और क्यूबा, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी है। नेपाल में पहले राजशाही यानी कि मोनार्की था, लेकिन उन्होंने 2008 में इसे खत्म कर दिया और वह एक गणतंत्र बन गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा टिपरा। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। मतलब दीवानी मतलब क्या होता है, राजस्व संग्रह करने का अधिकार। इसके बाद उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी जनजातियों से संपर्क किया। टिपरा त्रिपुरा और असम में बसते हैं। वह ब्रिटिश के संपर्क में आने वाले सबसे पहले पहाड़ी जनजाति थे। तो बाकी बचे ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गारो और खासी। तो गारो और खासी ब्रिटिश के संपर्क में आए थे, लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में। और कुकी जो जनजाति है वह सबसे लास्ट में आई थी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो देखिए भक्ति आंदोलन से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी रामानंद, जो कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया, और उन्होंने अपने उपदेश में हिंदी का मतलब एज ए भाषा हिंदी प्रयोग करने वाले वो सबसे पहले संत बने थे, भक्ति संत। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान में समानता का अधिकार के बारे में पूछ रहा है, ना कि मौलिक अधिकार के बारे में। तो समानता का अधिकार जो है हम सभी को पता है, यह आर्टिकल 14 से 18 तक में है। यह जो समानता का अधिकार है हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार जो कि आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में इसका वर्णन है। जो समानता का अधिकार है इसमें कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 इसका वर्णन है। फिर दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन है। उसके बाद फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और सबसे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 32। ये सभी को पता होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चापचार कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए यह आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, तो बिहार के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, और नॉर्थ ईस्ट किसी भी स्टेट में आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए। जो सांस्कृतिक त्यौहार होता है, सांस्कृतिक त्यौहार, लोक नृत्य, ये सब उनसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है यह पूछ रहा है कि चापचार कूट ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्यौहार है। यह हर साल मार्च महीना में मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। देखिए यह त्यौहार जो है झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जंगलों की सफाई पूरी होने के बाद मनाया जाता है। तो झूम खेती मैंने आपको समझाया है क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो उनकी सफाई करने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यह पर्व मनाया जाता है।
लोग इस अवसर पर पारंपरिक मिजो नृत्य जैसे कि चिराव या फिर बांस नृत्य, संगीत और दावतों का आनंद लेते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय, तो यह काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी जी। इनका पूरा नाम था आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं? 1946 से 1947। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था और समाजवादी आंदोलन से वह जुड़ गए थे। तो आज़ादी के वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी। यह बीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह करंट से भी रिलेटेड है। इस पे कई सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ऑलिव रिडले कछुए जो हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। तो यह बेसिकली उड़ीसा के जो तट हैं उस पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये दक्षिण अमेरिका से आए हुए हैं, मतलब इनका जो ओरिजिन है वह साउथ अमेरिका का है। कछुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके आवासों की रक्षा करने के लिए हर साल 23 मई को यानी कि 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों यानी कि IUCN के रेड लिस्ट में कछुओं को लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिन्हें IUCN के जो रेड लिस्ट होता है उसमें उनकी रैंकिंग दी जाती है कि वह किस प्रकार का उनका स्टेटस है अभी, क्या वो लुप्त प्राय हैं या फिर काफ़ी क्रिटिकली गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। तो कछुआ जो है वह गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तो देखिए, इसीलिए कछुओं की जो तस्करी है वह एक गैर कानूनी चीज़ है। जो सरकार जो है कई सारी मुहिम भी चला रही है कि कछुए की तस्करी नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप करते हैं या फिर पकड़े जाते हैं तस्करी करते हुए तो फिर आपको सजा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये तो हमें पता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिन्हा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी आप ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जयराम दास दौलत राम। तो चलिए, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब टाइप के जो कुछ ट्रॉफी होते हैं। तो यहाँ सवाल है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, मेंस फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में हुई थी। इसे भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका नाम जो है संतोष ट्रॉफी क्यों रखा गया है? यह महाराजा सर मानसिंह संतोष जो कि 1941 के तत्कालीन पंजाब के शासक थे, उनके नाम पर यह रखा गया है। इसमें सबसे सफल टीम वेस्ट बंगाल रही है। उन्होंने इसमें सबसे ज्यादा ट्रॉफी अपने नाम हासिल की है और इससे कई सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों भी आगे बढ़े हैं, जैसे कि बाईचंग भूटिया, IMA विजयन और सुनील छेत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या फिर अलग अलग वेरिएंट हो सकता है। लेकिन देखिए, एक क्वेश्चन से कई सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, तो यह सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति भी इसे बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, तो यह गलत हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है यह सही है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। यह एक्ट भारत के तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, न कि लॉर्ड कर्जन ने। इस एक्ट का मकसद स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना था और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लेखन को दबाना था। तो इसीलिए यह ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, न कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब ऑप्शन ए के बारे में हम लोग जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था और उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यवगत का सिद्धांत। यह एक ऐसी नीति थी जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने की अनुमति थी। कब?
क्या शर्त थी उसमें कि यदि उस राज्य का जो शासक है या फिर कोई भी जो हेड है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकार पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता, तब वह वैसे राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह नीति जो है 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि एक कंट्रोवर्शियल कानून था, विवादास्पद कानून। विवादास्पद क्यों था? क्योंकि इसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद में हमें बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, या फिर ऑप्शन बी, दामोदर घाटी निगम में ताप तथा गैस ऊर्जा घर सम्मिलित है, यानी कि थर्मल और गैस पावर प्लांट दामोदर घाटी निगम में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए, यानी कि सिर्फ ए जो है वह सही है, बाकी बी गलत है। तो दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसे भारत का टेनेसे वैली प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। यह मैंने पिछले सीरीज में भी आपको बताया था, डीवीसी भी बोला जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। देखिए, दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और दामोदर नदी बंगाल में, इसे बंगाल का शोक माना जाता था। तो इसीलिए उस बाढ़ को, क्योंकि उसके कारण बहुत बाढ़ आता था वेस्ट बंगाल में, इसीलिए यह इस नदी घाटी परियोजना को स्टार्ट किया गया ताकि जो बंगाल में बाढ़ है वह रुक सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जनरल नॉलेज स्टैटिक पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, यह भी क्वेश्चन आता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से। इस तरीके के भी क्वेश्चन बिहार विधानसभा में आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पूछा जा रहा है, पहले मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोनू मजूमदार जी। देखिए, रोनू मजूमदार जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने बांसुरी वादक थे। ये बनारस घराने से जुड़े हुए थे और इन्होंने भारतीय बांसुरी वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। यह कई प्रसिद्ध संगीतकारों और बॉलीवुड संगीत निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया है। बाकी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देबू चौधरी जी, यह एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। मधुप मुदगल जी, यह भारतीय शास्त्रीय गायक थे। और शफात अहमद, यह एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। तो चलिए, यहाँ 20 हमारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो चलिए, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य बालाजी। सूर्य बालाजी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह देखिए, इमेज मैंने भी लगा रखा है। यह सूर्य बालाजी हैं और इन्हें उनकी उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए यह सम्मान मिला है। उसके बाद है 2023 में, इससे पहले 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को मिला है, उनकी स्मरण यादें और यादें के लिए। व्यास सम्मान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है और यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है, इसकी मतलब स्टार्टिंग 1991 में की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का। यह बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है। तो ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यह किनकी आत्मकथा है? किस पैराथलीट की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक जी। दीपा मलिक जी की आत्मकथा है ब्रिंग इट ऑन। यह देखिए, इमेज मैंने लगा रखा है। दीपा मलिक जी पैरा ओलंपिक रियो, जो कि 2016 में आयोजित हुआ था, उसमें पदक जीतने वाली पहली भारत की महिला पैरा एथलीट हैं। उन्हें भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दीपा मलिक जी किस खेल से संबंधित है? मतलब ये हैं तो पैरा एथलीट, लेकिन उसमें भी कई सारे खेल होते हैं। तो यह शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में माहिर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, शॉर्ट में इसे ISA भी बोला जाता है, इसके 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है?
तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन रहते हैं, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह बाद में पता चलेगा, मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा मोल्डोवा। मोल्डोवा एक यूरोपीय देश है और यह 15 दिसंबर 2024 को आईएसए का 105वां मेंबर बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक अंतर सरकारी संगठन है जो स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहता है। आईसी की स्थापना जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। यह एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके आईएसए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति 9 दिसंबर 2024 को की गई थी, अगले 3 सालों के लिए। इससे पहले 25वें क्रम के जो आरबीआई के गवर्नर थे वह शक्तिकांत दास जी थे। अरविंद पनगरिया जी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यह अभी वर्तमान में 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो इससे पहले 15वां फाइनेंस कमीशन था। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान के जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि 16वां फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगरिया जी। और रघुराम राजन जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। 2025 में दुनिया की सबसे युवा विश्व चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी गुकेश। ये सब क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इंडियंस जहां भी अगर कुछ हासिल करते हैं तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वह आने की संभावनाएं होती हैं। तो डी गुकेश सिंगापुर में आयोजित 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन, जो कि 2023 के वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्हें हराकर 18 साल की उम्र, इनका एज जो है मात्र 18 साल है, और यह चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम हासिल किया और दुनिया के विश्व के सबसे युवा चेस चैंपियन बन गए। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 25 प्रैक्टिस सेट 3 का जनरल नॉलेज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और कल की वीडियो में मैं लाऊंगा प्रैक्टिस सेट 3 का जनरल साइंस का। तो यह पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी, जो कि इक्लिप्स एजुकेशन के नाम से है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा है इसका आंसर्स। तो यह भी आप लोग देख के मैच कर लीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि सर आपने आंसर्स नहीं दिया है, तो यह आंसर मैं लास्ट में दे देता हूँ, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसे अपना मॉक लगाइएगा, उसमें फिर लास्ट में आप आंसर देख लीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और कमेंट करना ना भूलें जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। और बिहार विधान परिषद की अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने कई बार एडवर्टीजमेंट दे रखा है, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू।